let's start solving 11th problem. A gas of hydrogen like ion, हाइड्रोजन लाइक आयन, ये बात पढ़ते से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, आइदर इट मस्ट बी हीलियम आयन और लिथियम डाइपॉजिटिव और बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव, इन तीन में से कोई एक होना चाहिए जो हमको आइडेंटिफाई करना होगा शायद. इट एमिट फोटोन हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन इन लाइमन, ये होता है फॉर ट्रांजिशन 2 to 1 के लिए, टुगेदर विथ फोटोन ऑफ 5 अदर वेवलेंथ. तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में जो एनर्जी रेडिएट होती है मैं पहले वह निकाल लेता हूं. 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर. सो दिस इज 13.6 इंटू 3/4 और दैट इज 10.2 EV. अब उन्हें कहा है कि हाइड्रोजन लाइक आयन है, वो इतना ही एनर्जी का फोटोन एमिट करता है टुगेदर विथ 5 अदर वेवलेंथ. 5 अदर वेवलेंथ है, इसका मतलब कुल मिला के 6 रेडिएशन एमिट हो रही है. और 6 रेडिएशन कब एमिट होती है जरा हम यह सोचें. हम कहते हैं यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ n इक्वल टू 4 में है तो वह 6 रेडिएशन एमिट करेगा. कैसे? 4 से 1 आने पर, 4 से 2 और 4 से 3, 3 से 2 के लिए और 3 से 1 के लिए और फिर 2 से 1 के लिए. इस तरीके से 6 रेडिएशंस एमिट होंगी यदि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में होगा. So we conclude that the excited state is fourth state, and now we need to identify the gas. अब उन्हें कहा है 10.2 EV. 10.2 EV कब रेडिएट होगी? हम इसके लिए वंस अगेन लिख देते हैं डेल्टा E इक्वल टू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर. अब क्या होगा? 10.2 EV इस केस में रेडिएट होगी जब एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में आएगा, क्योंकि z की वैल्यू 2 हो सकती है. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2. 1/4 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. दिस इज द पॉसिबिलिटी. इस केस में भी 10.2 EV रेडिएट होती है. Hence finally I will conclude that it's helium ion with Z is equal to 2 and electron transition when takes place from 4 to 2, the energy radiated would be 10.2 EV, which is same as that of the first line in Lyman series. इस तरीके से मैं इसको करूंगा. मैंने सबसे पहले देख लिया हाइड्रोजन लाइक आयन. हाइड्रोजन लाइक आयन में पॉसिबिलिटी है हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन. फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज जो होती है उसके बराबर रेडिएशन है. तो फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज मैंने ये मैं इधर कैलकुलेट करके लिखकर जरूर दिखा रहा हूं. मैं इमीडिएटली आपके दिमाग में उसी समय आ जानी चाहिए कि फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज है 2 से 1 के लिए और 2 से 1 के लिए जो एनर्जी रेडिएट होगी 10.2, मतलब इधर भी कोई 10.2 एनर्जी रेडिएट हो रही है. और 6 रेडिएशन से 6 रेडिएशन कब होंगी ये सोच लिया हमने कि यदि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में हुआ तो वहां 6 रेडिएशन होंगी. एक तो वही जो 10.2 है उसके अलावा 5 और है, तो वो इस केस में होंगी 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, देन 3 से 1, 3 से 2, देन 2 से 1. इस तरह से 6 रेडिएशन एमिट होंगी. और वह 10.2 EV वाली कब रेडिएट होगी? when electron moves from 4 to 2. This radiation will have wavelength 10.2 EV.
which is same as the first line of Lyman series. This is a solution to the 11th problem. बड़े ध्यान से देखें, प्रॉब्लम को समझे कैसे सोचना है या देखें, और फिर 12th प्रॉब्लम रीड करना चालू कर दीजिए. Let's start reading this 12th problem. It's a very interesting problem. In fact, ये प्रॉब्लम का मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको बताऊंगा और सॉल्व करने में समस्या है, हम आंसर फाइनली कंक्लूड करेंगे. पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. Spectroscopic instrument can resolve two nearby wavelength lambda and lambda plus delta lambda can be resolved if lambda upon delta lambda is smaller than 8000, or you will say delta lambda upon lambda is greater than 8000. This is used to study a spectral line of Balmer series of hydrogen. Approximately how many lines can be resolved by the instrument? अब देखिए क्या होता है, कंसेप्ट पहले तो डेवलप करें. बाल्मर सीरीज में पहली लाइन होगी 3 से 2 के लिए, दूसरी लाइन होगी 4 से 2 के लिए, तीसरी होगी 5 से 2 के लिए. इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस बाल्मर सीरीज में देखी जाएंगी. अब 3 से 2 के लिए जो वेवलेंथ है और फिर उसके बाद में 4 से 2 के लिए जो वेवलेंथ है, इसमें डिफरेंस होएगा. 5 से 2 में फिर कुछ डिफरेंस आएगा. ये डिफरेंस कम होता जाता है और इनके कम होते जाने से ये लाइंस पास पास में आती जाती हैं और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि फिर वह लाइन रिजॉल्व नहीं हो पाती, फिर वो देखी नहीं जा सकती. जैसे मैं कहता हूं बाल्मर सीरीज में, इधर इस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं. यह n इक्वल टू 2 और यह n इज इक्वल टू n और यह n इक्वल टू n प्लस 1. यह n प्लस 1 और यह n और यह सेकेंड ऑर्बिट. एक इलेक्ट्रॉन जब n से 2 पर आया, वेवलेंथ रेडिएटेड लैम्डा, और एक इलेक्ट्रॉन जब n प्लस 1 से 2 पर आया, इन दैट केस रेडिएटेड वेवलेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सबसे पहली बात, जब n से 2 पर आया तो कुछ एनर्जी है, n प्लस 1 से 2 पर जब आया तो एनर्जी बढ़ेगी. एनर्जी बढ़ेगी मतलब वेवलेंथ कम होगी. इस केस में रेडिएटेड वेवलेंथ लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा कहा जाएगा. लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा. और मैं लिख सकूंगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, एंड 1 अपॉन लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर. मैं यहां लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन जब n से 2 पर ट्रांजिशन करा, रेडिएटेड वेवलेंथ इज लैम्डा. n प्लस 1 से 2 पर ट्रांजिशन करा, रेडिएटेड वेवलेंथ इज लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू दिस. मैं यहां लिख सकता हूं. इसे क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, एंड 1 अपॉन लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय n प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर. अब मैं इसका रेशो ले लेता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देता हूं. दिस डिवाइडेड बाय दिस मैं करूंगा तो लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल्ड,
1/4 माइनस 1/n² अपॉन 1/4 माइनस इनफैक्ट मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वुड नीड मोर स्पेस. 1 this upon this, so lambda minus delta lambda upon lambda is equal to 1/4 minus 1/n² whole upon 1/4 minus 1/n plus 1 square. I can write it like this. If I divide this equation by this equation, now 1 minus delta lambda by lambda is equal to n square minus 4 upon n plus 1 square minus 4 into n plus 1 whole square into n square. I can write it like this. I can always rearrange this equation in this manner. 1 minus n square minus 4 upon into n square plus 1 upon n plus 1 whole square minus 4 into n square. This is equal to delta lambda upon lambda. इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आया, 4 से 2 में आया, 5 से 2 में आया, 6 से 2 में आया, कुछ रेडिएशन एमिट हो रही है, n से 2 में आया तो लैम्डा रेडिएशन, n प्लस 1 से 2 में आया तो लैम्डा माइनस डेल्टा रेडिएशन. वो जो डेल्टा लैम्डा है, डिफरेंस इन द वेवलेंथ, धीरे धीरे कम होता जाता है. अब यह निकालने के बाद अब मैं इस कंडीशन को फिर वापस देखता हूं. लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा कैन बी रिजॉल्व. ये रिजॉल्व तब करे जा सकते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर. इन दोनों वेवलेंथ को, इन दोनों लाइंस को रिजॉल्व हम कर सकते हैं यदि लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा ये हो इफ इट इज लेस देन 8000 और लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा इफ इट इज ग्रेटर देन 8000. और मैंने इधर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा निकाल लिया है. मैं इस कंडीशन में अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा. मैं कहता हूं they can be resolved if डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा की जगह यह वैल्यू रखता हूं 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 4 n प्लस 1 होल स्क्वायर होल अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू n स्क्वायर. डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की जगह यह वैल्यू रखी इफ इट इज ग्रेटर देन 8000 दे कैन बी रिजॉल्व्ड. यह कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी. नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. आप एक बात देखें, 3 से 2 के लिए एक लाइन कहलाएगी, 4 से 2 के लिए दूसरी लाइन, 5 से 2 के लिए तीसरी लाइन. सो नंबर ऑफ लाइन रिजॉल्व्ड, नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इज 3 से 2 के लिए एक लाइन कह रहे हैं, 4 से 2 के लिए दूसरी लाइन, 5 से 2 के लिए तीसरी लाइन. तो n प्लस 1 से 2 के लिए विल से इट्स n माइनस 1. दो इंटीजर से कम, 3 से 2 n इक्वल टू 3 है तो एक लाइन,
n इक्वल टू 4 है तो 2 लाइन, n इक्वल टू 5 है तो 3 लाइन. फॉर n इट्स n माइनस 2 लाइन, फॉर n प्लस 1 इट्स n माइनस 1 लाइन. सो नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी रिजॉल्व. इधर से हम n की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है. इनफैक्ट एट दिस स्टेज आपने फोर्थ, इधर जो इक्वेशन बनेगी फोर्थ पावर की इक्वेशन बनेगी, और फोर्थ पावर की इक्वेशन सॉल्व करना भी हमें आता ही नहीं है. पर एनीवे, इफ समहाउ वी कुड सॉल्व दिस इक्वेशन, और इसे सॉल्व करके हमने n की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, द नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इज n माइनस 1. मैं पीछे से आंसर इसी समय देख लेता हूं, और n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके जरूर देख सकते हैं कि वह मैच कर रही है या नहीं. n की जो वैल्यू इसमें अल्टीमेटली आएगी दैट वुड बी 39. अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट n इक्वल टू 39, एंड नंबर ऑफ लाइन जो रिजॉल्व होकर आएगी दैट वुड बी 38. n इक्वल टू 39 आएगा, मतलब 39 से 1 के लिए वेवलेंथ, और 39 से 39 से 2 के लिए जो रेडिएशन है, और 40 से 2 के लिए जो रेडिएशन है वह रिजॉल्व हो पाएंगी. और कुल मिला के जो नंबर ऑफ लाइंस वहां पर दिखेंगी बाल्मर सीरीज में 38 लाइंस हमें दिखेंगी, जो हमें रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, जो क्लियर कट दिखाई देंगी. इसके बाद 41 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा, 42 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा, 43 से 2 का जो ट्रांजिशन होगा, वो आप देख नहीं पाओगे, उन्हें आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे. उन्हें आप इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि डिफरेंस इन वेवलेंथ काफी कम हो गया, जो माइक्रोस्कोप से देख पाना मुश्किल हो जाएगा. दिस इज सॉल्यूशन टू दिस 12th प्रॉब्लम. बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें. इट्स अ वेरी हाई क्लास प्रॉब्लम. हमें सही बताएं तो भले ही हमें सॉल्यूशन समझ, इसको सॉल्व करना नहीं आए, मगर इस प्रॉब्लम में जो बात समझाई गई है, जिस चीज को समझाने का प्रयास करा गया, उसे जरूर समझना चाहिए. आई नो दैट कोई भी इस इक्वेशन को शायद सॉल्व नहीं कर पाएगा. ये जो पीछे से आंसर है इसको सब्स्टिट्यूट करके ही हमें वेरीफाई करना होगा कि हाँ ये इक्वेशन होल्ड करती हुई दिख रही है. सॉल्विंग इट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ. हमारा खास कंसर्न है इस कंसेप्ट को समझना कि किस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ में डिफरेंस है वह कम होता जाता है, और कब तक कोई स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है. पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें और 14th प्रॉब्लम अब पढ़ना चालू करो.